Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय विजन IAS नोट्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने लेक्चर लेके इसका प्रेजेंट हो रही हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे यूरोपियन यूनिटी को। आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो कहानी वहीं पे आगे बढ़ती है और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि इफेक्ट क्या रहे थे एंड ऑफ कोल्ड वॉर के इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पे, और कोल्ड वॉर को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब 1945 के बाद यूरोप कैसा रहा उसे थोड़ा सा हम यहाँ पे एक आइडिया लेते हैं। पहले सिचुएशन थोड़ी सी हम समझते हैं पहले की क्या थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और जो ये पीरियड रहा 1945 से 1959 तक का, इसी में ही कोऑपरेशन आपस में देशों के बीच में हमें देखने को मिला। यूरोप ने एक नेक्स्ट चीज देखना शुरू करी और ये देखना शुरू करा कि भाई यहाँ पे दिक्कतें धीमे धीमे बढ़ने लगी। जरूरत थी कुछ तरह के यूरोपियन इंटीग्रेशन के एक नए तरीके से, ताकि रीऑर्डर कर सके इन यूरोप का पॉलिटिकल मैप, है ना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। आइए थोड़ा समझते हैं दोस्तों, तीन जो रियलिटी है जो देखने को मिलती हैं, जो जरूरत चीजें थी इस नई ओरिएंटेशन की, इस यूरोपियन इंटीग्रेशन को लेके, उनमें से सबसे पहली चीज तो ये थी कि यूरोपियंस अपनी खुद की वीकनेस को अब जान गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये, इसने एक डेफिनेटिव मतलब हैड पुट अ डेफिनेटिव एंड टू द ट्रेडिशनल यूरोपियन हेजीमनी इन द वर्ल्ड। और ये जो दो नई सुपर पावर अब निकल के आई वो थे यूएस और सोवियत यूनियन, और इनका काफी ज्यादा सुपीरियर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री था माइट देन हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ यूरोपियन स्टेट्स। मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पे यूरोपियन स्टेट से ज्यादा सुपीरियर ये रही। हाल फिलहाल अभी आज ही की न्यूज थी, आई थिंक मैं पढ़ रही थी, उसमें यही बातें थी कि अब फ्रांस जैसे अपना कदम उठा रहा है, जिसने भी स्टेटमेंट आज के टाइम की मैं बता रही हूँ कि मतलब जैसे रशिया अगर न्यूक्लियर पावर जो है यूज करेगा तो हम नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें फ्रांस की जो इंटरनल चीजों में चल रही हैं। अब इससे ये चीजें इन लोग को पता चल रही हैं कि जो यूएस वगैरह है इसने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 के टाइम पे अपने आप को मजबूत बना लिया था, और ये यूरोपियन देश काफी कमजोर हो गए थे, जिसके बारे में आज ये लोग समझ रहे हैं। तो हम उस समय की बात यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पहले क्या था। तो पहले अभी ये हो पाया था उस समय तक कि भाई प्रॉपर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि जो पुराना यूरोप का एकदम सर्वे सर्वा यूरोप था वो अब दबा, और यूएस और सोवियत यूनियन निकल के आए एक इंपॉर्टेंट जो है नेशन के तौर पे। सेकेंडली दूसरी बात ये कि जो कन्वेंशन है जो जरूरी था अवॉइड करना, ठीक है, हर तरह से, हर पॉसिबल तरीके से। तो इससे क्या है, कमिंग बैक टू द कन्फ्रंटेशन अमंग यूरोपियन स्टेट्स, जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुई उसकी जो शुरुआत हुई एज यूरोपियन सिविल वॉर्स और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में, इसका जो मेन लड़ाई थी, जो मेन बैटल फील्ड थी, वो दोनों जगह देखने को मिल रही थी। अभी मैं उसको थोड़ा और क्लियरली समझाती हूँ किस तरीके से। देखिए, ये सवाल था कि हमें मतलब क्या करना है ना, एक अकोमोडेशन ढूंढना है बिटवीन द फ्रांस और जर्मनी, और यही नौटंकी की वजह से सब कुछ रायता फैला, ये वर्ल्ड वॉर्स आगे बढ़ी। हम तो पूरा सब कुछ पढ़ते हुए आए हैं ना, तो अभी आप बिल्कुल अमेज मत होइएगा कैसे क्या हुआ। हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी पढ़ाया आपको और आगे भी पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो अब एक कॉम्प्रोमाइज ये था, है ना, दैट वुड बी एंडोर्स्ड बाय यूएसए, और यूरोपियन इंटीग्रेशन से एक रास्ता बनता जिससे एक पीस की गारंटी होती होती, शांति होती होती। और तीसरी बात ये कि जो इच्छा थी बहुत सारे ऐसे यूरोपियंस के बीच में कि हम थोड़ा आज़ाद, थोड़ा फेयर, थोड़ा ज़्यादा प्रॉस्पेरस कॉन्टिनेंट बनाएंगे जिसमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से डेवलप हो, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी तीन रियलिटी हैं जो
दिखाती है एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत को इस नए ओरिएंटेशन की टुवर्ड्स द यूरोपियन इंटीग्रेशन। इस वजह से ये सब साथ में आने लगे। क्या सोल्यूशन था? सोल्यूशन ये सजेस्ट किया गया कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि जो जॉइंट एफर्ट है वही बेस्ट है, इसलिए यूरोप जो है उसे अब यूएस टाइप ऑफ फेडरेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये कि स्प्लिटिंग अप ऑफ यूरोप, बट फिर यूरोप स्प्लिट होता ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ मार्शल एड का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 1947 से 51 तक। और मार्शल एड डैशिंग द ड्रीम ऑफ यूनाइटेड यूरोप, एंड 1947 के बाद से ये जो दो पार्ट थे यूरोप के, ये अलग अलग सेपरेटली डेवलप्ड हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ द आयरन कर्टन, जिसे स्टेलिन ने इम्पोज किया था। अब अभी आयरन कर्टन क्या है, इसके लिए भाई आपको देखनी पड़ेगी ये पूरी सीरीज जो मैं चला रही हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एफर्ट्स इस वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप को सेपरेटली यहाँ पे यूनिटी के लिए इसकी, है ना, क्या एफर्ट्स थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप की रिकवरी के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। अभी हम इस पे आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम वेस्टर्न यूरोप की रिकवरी को समझते हैं। देखिए, वेस्टर्न यूरोप और तेजी में रिकवर हुआ। क्यों? क्योंकि मार्शल एड को सारा इसका श्रेय जाता है। मार्शल एड क्या है, मैंने बहुत डीपली बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे अप्लाइंग द डोमिनेटेड ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ताकि ये जो एक्सपेंशन है कम्युनिज्म का, इसे रोका जा सके, एंड सोवियत यूनियन का भी। इसके साथ यूनाइटेड नेशंस ने यहीं पे, यूनाइटेड स्टेट्स ने यहीं पे ही लॉन्च करा एक मार्शल प्लान, ताकि जो भी दिक्कतें हैं इस यूरोपियन कंट्रीज को, इनसे ये बाहर आ सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो भी यूरोप डिस्ट्रॉय हुआ, तो उस सब से बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो एड प्रोवाइड करने की बात करी गई। कुछ कदम भी उठाए गए ताकि वेस्टर्न यूरोप जो है वो उसमें यूनिटी रह सके। उनमें से कुछ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी भी। तो एफर्ट्स क्या करे गए एट यूनिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोप? इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि स्ट्राइव करना फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री यूनिटी के लिए। उसके अलावा मेजर कदम ये था जैसे कि नाटो का फॉर्मेशन 1949 में, काउंसिल ऑफ यूरोप बनाना 1949 में, ऑर्गेनाइजेशन और फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, OEEC के बारे में 1948 में, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। तो कुछ चीज़ों को ऐसे हमने डिस्कस करा है। आइए थोड़ा डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको OEEC के बारे में बताएंगे 1948 के। तो ये पहला कदम था टुवर्ड द इकोनॉमिक यूनिटी इन द यूरोपियन कंट्रीज। दूसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यही एक वजह थी, प्रीकर्सर था टू द प्रेजेंट डे OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ट्रिगर, क्या ट्रिगर हुआ? ट्रिगर ये रहा भाई मार्शल प्लान। और ब्रिटेन ने ऑर्गेनाइज करा एक ग्रुप, करीब उसमें 16 वेस्ट की यूरोपियन नेशंस थे, और ये ग्रुप डिसाइड करता कि किस तरीके से हम इस मार्शल एड को अच्छे से यूटिलाइज करें। इसके बाद ये प्लान जो था उसे कहा यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, और ये ग्रुप परमानेंट बन गया अंडर द नेम ऑफ OEEC। फंक्शंस क्या रहे इसके थोड़ा समझते हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूट करना इस मार्शल एड को OEEC के मेंबर्स के बीच में। दूसरा, ट्रेड को बढ़ाना अमंग OEEC मेंबर्स, कैसे? ट्रेड बैरियर्स को कम करके। इसके अंदर इट वाज हेल्प्ड बाय यूरोपियन पेमेंट्स यूनियन एंड UN गैट। गैट क्या है? गैट है जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। एम क्या होता है इसका? एम ये था कि हम टेरिफ को कम करेंगे, एंड ऑफ EPU वाज टू, दैट इज यूरोपियन पेमेंट यूनियन का जो ये था एम था, वो था कि हम पेमेंट फैसिलिटेट कराएंगे बाय अ मेंबर कंट्री टू इट्स ओन इन इट्स ओन करेंसी। तीसरा, हाई सक्सेस ऑफ OEEC, ट्रेड 2 गुना बढ़ गया इन OEEC के बीच में 6 सालों के अंदर ही। और OECD वर्सेस OEEC के बारे में बताऊं तो US और कनाडा
ने ज्वाइन करा OEEC को 1961 में, और तब ये बना OECD। दूसरे कंट्रीज ने भी बाद में ज्वाइन करा, इसलिए OEEC ये है वॉज यूरो स्पेसिफिक। ये जो OEEC था ना, ये यूरो स्पेसिफिक था, बट ये जो है OECD ये यूरो स्पेसिफिक नहीं था। ठीक है, अब आई बात काउंसिल ऑफ यूरोप की 1949 में, है ना। मैंने बताया ना कुछ कदम हुए हैं, OEEC के बारे में तो बता दिया। देखिए, पहला ऐसा कदम था एट पॉलिटिकल यूनिटी या यूरोप के लिए, और इसमें ग्रुप था फॉरेन मिनिस्टर्स का। इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स इसमें टोटल 10 थे, और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और इटली थे ये। अब 1971 आते आते इसके अंदर कुछ 18 मेंबर्स हो गए, जिसमें सारी वेस्टर्न यूरोप की स्टेट्स थी एक्सेप्ट स्पेन और पोर्टुगल। पावर्स की बात करें तो इसके अंदर कोई पावर नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और दूसरे जो है इन्होंने ज्वाइन नहीं करा था यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से इनकी सोवेरेनिटी को खतरा हो। काम क्या था? तो इट डिबेटेड प्रेसिंग इश्यूज और कुछ रिकमेंडेशंस देना, बट फेडरलिस्ट डिसअपॉइंट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी की बात करें, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। तो EEC की अगर बात करूं तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बनाया ट्रीटी ऑफ रोम के अंदर 1957 की। इसका एम ये था कि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाएंगे, जिसमें कॉमन मार्केट होगी, और इसकी 6 जो फाउंडिंग मेंबर्स है ना, एक है अपना, क्या देखिए यहाँ पे लिखा है, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी, इनके बीच में। और EEC was also known as common market in the English speaking world, and कभी कभी इसे यूरोपियन कम्युनिटी के तौर पे भी रिफर करते हैं, इवन बिफोर इट वाज ऑफिशियली रीनेम्ड एज सच इन 1993। अब बात करें अगर हम एवोल्यूशन का इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के, तो देखिए बेल्जियम और फ्रांस ने मतलब लीड करा यूनाइट करने में वेस्टर्न यूरोप को, और कुछ चीजें जो पहले से जिससे माहौल बना रही थी इसके लिए, वो ये था, पहला तो था बेनेलक्स कस्टम यूनियन। ये नेगोशिएट हुई बिफोर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन 1944, और ये बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग के बीच में हुई थी, तब इसे बेनेलक्स कहते हैं। ये फोर्स में आई 1947 में, और इसने टेरिफ और कस्टम बैरियर्स को कम किया। फिर आई ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स, ये थी ब्राय फ्रांस, ब्रिटेन और बेनेलक्स कंट्रीज के बीच में फॉर मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल कोलैबोरेशन के लिए। तीसरी आई बात यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी की 1951 में। एक इनिशिएटिव था फ्रांस का। एम ये था कि हम बेटर करेंगे फ्रांस जर्मनी के रिलेशन को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी। इसके अंदर 6 कंट्रीज थी, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेनेलक्स कंट्रीज। और ब्रिटेन ने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उस समय इसको ऐसा लगा था कि देखिए इससे ये हो सकता है कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं उस पर उसका जो हक है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसका आउटकम क्या रहा? आउटकम ये रहा कि जो सारी कस्टम ड्यूटीज थी उन्हें धीमे धीमे हटा दिया गया, प्रमोट करने के लिए फ्री कंपटीशन को और कॉमन मार्केट को। हाई टेरिफ्स अगेंस्ट नॉन मेंबर्स, बट इवन दिस, इनको भी इवन रिड्यूस कर दिया गया जल्दी। 5 सालों में EEC वर्ल्ड की बिगेस्ट एक्सपोर्टर, बिगेस्ट इंपोर्टर रॉ मटेरियल का, और सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना आफ्टर USA। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें EEC के, तो यूरोपियन कमीशन है ना, काउंसिल ऑफ, अगर यूरोपियन कमीशन की बात करूँ डिटेल में, तो ये डे टू डे के जो रोजमर्रा के काम थे इसके वो करते था। इसमें सिविल सर्वेंट्स का स्टाफ था, मेन सेंटर था डिसीजन मेकिंग का। और ब्रिटेन का मेन अपोजिशन ये था इस बॉडी को लेके, क्योंकि ये इंटरफेयर करता था इकोनॉमिक पॉलिसी में, दैट इज इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटेन के। उसके बाद बात आई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसमें के अंदर रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक मेंबर स्टेट के। काम ये था कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे रिस्पेक्टिव नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज को। उसके अलावा
अगर हम देखें तो ये एक थ्योरी में इसे मतलब COAM इन थ्योरी अप्रूव डिसीजंस ऑफ यूरोपियन कमीशंस, बट इन प्रैक्टिस COAM एंड यूरोपियन कमीशन कोलाइड करे फ्रीक्वेंटली ओवर रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे फ्रेम करा गया था यूरोपियन कमीशन के द्वारा। ठीक है, फिर आई बात यूरोपियन पार्लियामेंट की। तो इसके जो मेंबर्स थे इन्हें नॉमिनेट करा गया पार्लियामेंट के द्वारा, मेंबर कंट्रीज के। इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं था ओवर यूरोपियन कमीशन या COM के अंदर। और 1979 के बाद जो मेंबर्स थे इसके यूरोपियन पार्लियामेंट के, इन्हें नॉमिनेट नहीं करा गया बट डायरेक्टली इलेक्ट करा गया लोगों के द्वारा आफ्टर एवरी 5 इयर्स। और हर एक मेंबर नेशन को अलॉट करी गई सीट इस यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री के अंदर वो इलेक्शंस लड़ती थी इसके लिए, लाइक फाइट फॉर नेशनल पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसा होता था। अच्छा, अब आई बात यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इसकी बात अगर हम करें तो एम ये था कि हम डिस्प्यूट को सेटल करेंगे जो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम इंटरप्रिटेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ रोम को लेके, जिसने सेटअप किया था EEC को। इवन जो लोग थे वो भी कंप्लेन कर सकते थे अब ECG से, दैट इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस से, अपनी कंट्री को लेके कि वो वायलेट कर रही हैं रूल्स इस EEC के। और ऑडिटर्स की बात करें तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स की बात करें तो ये क्या करते थे, ये ऑडिट करते थे अकाउंट्स को EEC के इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, तो ये पूरी बात है यहाँ पे। अच्छा, कुछ दूसरे मिसलिनियस ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव की बात करते हैं। यूराटॉम की बात करते हैं। देखिए, यूराटॉम के अंदर 6 मेंबर थे जो एक साथ अपना पैसा एक साथ लाते थे ताकि एटॉमिक एनर्जी को डेवलप करें थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, यूरोपियन कम्युनिटी 1967 की, इसे किसे बनाया गया था मर्ज करके यूराटॉम को, EEC को और ECSC को। तीसरा, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, ये लिंक मतलब करता था करेंसीज को मेंबर नेशंस की, सो सिर्फ लिमिटेड वेरिएशन करेंसी एक्सचेंज रेट के अंदर अलाउ था। अब क्यों? इसका मेन एम ये था कि हम इन्फ्लेशन को चेक करें, स्टेबल रखें करेंसीज को मेंबर नेशन की। ठीक है, ताकि फ्यूचर में सिंगल करेंसी जो है इसे लाई जा सके। और ब्रिटेन ने इसको ज्वाइन नहीं किया था 1990 तक। उसके बाद लास्ट में यूरो कम्युनिटीज बजट कंट्रीब्यूशन, इसमें था कि हर एक मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करे पार्ट ऑफ अर्निंग को, जिसे ये करेगा थ्रू द कस्टम ड्यूटीज जो कि लगाई जाएगी इंपोर्ट के ऊपर मेड बाय अदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री कराएगा। और इससे एक प्रॉब्लम रिजल्ट हुई ब्रिटेन के लिए 1980 में। क्यों? क्योंकि इसने इंपोर्ट किया और ज्यादा, ठीक है, मोर देन अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब हम यहाँ पे ब्रिटेन और EEC के लिए स्पेसिफिक समझेंगे, ठीक है, कैसे अप्स एंड डाउन्स रहे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल आपको कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट में बताइए। ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन लेक्चर्स को फेसबुक पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफ़ी कुछ मैं यहाँ डालती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।